नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे क्या है वो 300 करोड़ रुपए की लैंड डील जिसमें फंस गए अजीत पवार के बेटे पार्थ और दर्ज हो गई एफआईआर। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि हेमंत बिस्व शर्मा के राहुल गांधी पर दिए कौन से बयान से मचा बवाल और कांग्रेस ने क्या किया पलटवार। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि यूपी में दरोगा ने साठगांठ से किया वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा, करोड़ों कमाए, अब कोर्ट ने क्यों दिया झटका। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि एसआईआर पर विपक्ष की याचिकाओं पर अर्जेंट सुनवाई के लिए क्यों तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट और अब ये सुनवाई कौन सी तारीख को होगी। उससे अगली खबर में हम जानेंगे कि बिहार के भागलपुर पहुंचे राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और वहीं साथ ही साथ वोट चोरी को लेकर वो क्या कुछ बोले। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर की। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा धमाका हुआ है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार एक जमीन सौदे को लेकर बुरी तरह फंस गए हैं। मामला पुणे की 40 एकड़ महार वतन जमीन का है जिसकी कीमत बताई जा रही है कि ये 1800 करोड़ रुपए है, लेकिन कथित तौर पर यह सिर्फ 300 करोड़ रुपए में पार्थ की कंपनी एमेडिया एंटरप्राइजेस एलएलपी को बेच दी गई और तो और इस पर 21 करोड़ रुपए की स्टैंप ड्यूटी भी माफ कर दी गई। और स्टैंप ड्यूटी जो होती है ये एक तरह का सरकारी टैक्स होता है जिसे राज्य सरकार वसूलती है। अब जनता पूछ रही है कि क्या ये 1500 करोड़ रुपए का सीधा सीधा खेल है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मामला गर्माता देख तुरंत जांच के तो आदेश दे दिए और कहा कि चाहे कोई भी हो, गड़बड़ी हुई है तो एक्शन लिया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विकास खरगे जांच करेंगे और पुणे के डीएम ने तो यहां तक कह दिया कि सेल डील ही रद्द कर दी जाएगी और लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। उधर अजीत पवार कह रहे हैं कि उन्हें इस डील की पूरी जानकारी नहीं है और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं पार्थ पवार का दावा है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। विपक्ष ने अब खासकर शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। उनका सीधा सवाल है कि 1 लाख रुपए की शेयर कैपिटल वाली कंपनी को 1800 करोड़ रुपए की जमीन इतनी सस्ती कैसे मिल गई और स्टैंप ड्यूटी भी माफ हो गई। सरकार साफ साफ बताए। और ये महार वतन जमीन गरीबों के लिए थी और इसे बिना सरकारी अनुमति के बेचा नहीं जा सकता था। अब सवाल यह है कि क्या नियम कानून ताक पर रखे गए और क्या ये सत्ता के दम पर हुई लूट है। सीएम की जांच से क्या सच बाहर आ पाएगा या फिर ये मामला सिर्फ जांच बनकर रह जाएगा। महाराष्ट्र की जनता अब जवाब चाहती है। अब बहरहाल ये सवाल उठता है कि आखिर में बेटे की करतूत क्या वाकई में अजीत पवार को नहीं पता थी या फिर वो अब जिस तरीके से ये पूरा मामला महाराष्ट्र की राजनीति में गर्माता जा रहा है उसे देखते हुए इस पूरे मामले से किनारा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी उठ रही है कि क्या अब अजीत पवार पर सीधे तौर पर बीजेपी पार्टी या कहें कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो निशाना साध रही है, क्योंकि हमने देखा था कि महाराष्ट्र के चुनावों के अंदर बहुत सी खबरें ऐसी आई थी कि कैसे भी करके अजीत पवार को महाराष्ट्र की राजनीति से किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में इस बड़ी बात का अब जैसे खुलासा हुआ है तो इसके बाद क्या अजीत पवार को सीधे तौर पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और उस पर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। तो बहरहाल देखा जाएगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अब बात अगली खबर की जो हेमंत बिस्व शर्मा और राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है जिसके बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी पागल हैं और उनका नट ढीला है। हेमंत बिस्व शर्मा के इस बयान के बाद कांग्रेस काफी गुस्से में नजर आ रही है। बिहार चुनाव प्रचार प्रसार में भाषा की अब सारी हदें पार होती हुई नजर आ रही हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कटिहार की रैली के अंदर विपक्ष पर हमला बोलते बोलते सीधे राहुल गांधी को पागल बोल डाला और खुलेआम उन्होंने कहा कि राहुल का नट ढीला हो गया है। मामला तब गरमाया जब पत्रकारों ने राहुल गांधी के सेना पर दिए गए बयान और हाइड्रोजन बम वाले बात पर सवाल पूछ लिया। शर्मा ने आग बबूला होते हुए कहा कि राहुल गांधी पागल है, नहीं तो आर्मी पर कोई सवाल उठाता है क्या। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसी बातें तो पाकिस्तानी बोल सकते हैं या फिर राहुल गांधी। सीधे सीधे देश की सेना पर सवाल उठाने को लेकर शर्मा ने राहुल गांधी को बहुत कुछ बोल दिया और उन्हें पागल बताकर एक नया बवाल खड़ा कर दिया। राहुल गांधी देश का दुश्मन है और देश का दुश्मनों ने राहुल गांधी को प्लान किया हुआ है। जाके जुडिशियरी को वीक करो,
आर्मी को वीक करो, जनता का बीच में झगड़ा लगाओ। ये जो 10% वाला बात किया है ना, ये देशद्रोह का बात होता है। तमाम जो आर्मी सेना ने देश के लिए शहीद हुए, उनके लिए अपमान होते हैं। अभी राहुल गांधी क्या ठीक करेगा? कारगिल में कौन सा परसेंटेज वाला लोग जाके फाइट करेगा? ऑपरेशन सिंदूर में जब पायलट जाके बम फेंकते हैं, वो भी राहुल गांधी का हिसाब में 10%, 20%, 30% का हिसाब में जाना सही है क्या? तो ये बेमतलब का बात करता है, देशद्रोह का बात करता है। और मैं मानता हूं राहुल गांधी जो भारत को वीक करना चाहते हैं, भारत को जो एक अंदर से खोखला करना चाहते हैं, वही लोगों ने राहुल गांधी को प्लान किया है। राहुल गांधी क्यों बार बार विदेश जाते हैं, इनका बारे में हमें सोचना चाहिए। हमारे सरकार को इसका बारे में इंक्वायरी करना चाहिए। गठबंधन ये वादे करे कि 14 जनवरी तक अगर सरकार बनी तो बड़े बड़े जो वादे किए गए महिलाओं के लिए। देखिए, तेजस्वी यादव बिहार का डिप्टी सीएम रहा, क्या 3 रुपया भी महिला के अकाउंट में उन्होंने डाला? जब उनका हाथ में क्षमता था, 3 रुपया भी नहीं डाले, और आज आप 30,000 का बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप यहाँ ये देखिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा जिन घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, बिहार चुनाव में जब एसआईआर की लिस्ट आई तो उसमें चुनाव आयोग की तरफ से ये नहीं बताया गया कि कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला गया है, या फिर इस लिस्ट के अंदर कितने घुसपैठिए जो हैं वो सामने आए हैं। घुसपैठिए की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव में करती हुई नजर आ रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एसआईआर को लेकर, घुसपैठियों को लेकर जो ये बयान दिया गया वो जमीनी स्तर पर कितना हकीकत में नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है, ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं। वहीं राहुल गांधी, उन्होंने वोट चोरी को लेकर आज फिर एक बार बिहार में सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी वोट चोरी पर फिर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह कई साल से वोट चोरी कर रहे हैं। पहले हमारे पास वोट चोरी के सबूत नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास आंकड़ों के साथ सारे सबूत मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा का जो चुनाव है वो एक्चुअली चुनाव ही नहीं था, वो होलसेल चोरी हुई है। और आप नोट कीजिए कि जो मैंने एलिगेशंस रखे थे, फेक वोट, फेक फोटोग्राफ, इसका कोई रिस्पांस नहीं आया है, ना ईसी से आया है। बीजेपी इसी को डिफेंड कर रही है, मगर जो मैंने कहा है उसको निगेट नहीं कर रही है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मीडिया उठा रही है कि भैया ब्राजील की औरत है, उन लोगों ने वोट किया। अरे भाई, ब्राजील की औरत की फोटो है, आपने वोट कैसे किया? आपकी आईडी नहीं है, आपका चेहरा नहीं है उस पर, कैसे वोट किया? राइट? तो रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान कहता है 1 मैन 1 वोट। हरियाणा दिखाता है कि 1 मैन 1 वोट हरियाणा में था ही नहीं। 1 मैन मल्टीपल वोट था, ब्राजीलियन वुमन वोट था, 1-2 बूथ में 200 लोग, 200 फोटो हैं एक औरत की। तो और यही काम बिहार में ये करने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में इन्होंने किया है, ये छत्तीसगढ़ में किया था, ये हरियाणा में हुआ है, ये गुजरात में होता जा रहा है। तो ये मेन इशू है। अब अगली खबर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक दरोगा ने अपनी साठगांठ के जरिए वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा किया और करोड़ों कमाए। देखिए, यूपी के अंदर एक दरोगा ने साठगांठ की और वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा किया, करोड़ों रुपए कमाए, और अब कोर्ट ने उसे एक बड़ा झटका दे दिया है। कानपुर में वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जे के एक बड़े मामले में फंसे निलंबित इंस्पेक्टर सबजीत मिश्रा को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। जिला न्यायालय ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब ये पूरा मामला समझिए कि क्या था। जमीन का ये पूरा विवाद था। ये मामला कानपुर के सिविल लाइंस इलाके की वक्फ संपत्ति से जुड़ा है, जो पहले 99 साल के पट्टे पर दी गई। पट्टा 2010 में खत्म होने के बाद ये जमीन अपने आप वक्फ प्रॉपर्टी हो गई, और शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया
कि अखिलेश दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाए और इस वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया, जिस पर इमारतें और गेस्ट हाउस बनाकर करोड़ों रुपए की कमाई की गई। निलंबित दरोगा सबजीत मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अखिलेश दुबे के साथ मिलकर काम किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2024 में दरोगा उनके घर गया, धमकी देकर जबरन एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए और उनका आधार कार्ड भी ले लिया गया ताकि लखनऊ में दर्ज एफआईआर की पैरवी बंद हो जाए। अब कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जमानत क्यों नहीं दी वो भी समझ लीजिए। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट और सबूतों पर गौर किया। सबसे महत्वपूर्ण सबूत कॉल डिटेल रिकॉर्ड था, जिससे साबित हुआ कि आरोपी दरोगा सबजीत मिश्रा और मुख्य आरोपी अखिलेश दुबे के बीच 15 मई और 22 मई 2024 को 2 बार फोन पर बातचीत हुई थी। अदालत ने माना कि ये सबूत बताते हैं कि दरोगा का इस आपराधिक गतिविधि में कहीं ना कहीं हाथ था, इसलिए जमानत देने का कोई सही आधार नहीं है। नतीजा ये है कि वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जे के इस गंभीर मामले में निलंबित इंस्पेक्टर सबजीत मिश्रा को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। अब अगली खबर में हम बात करते हैं एसआईआर और सुप्रीम कोर्ट की। एसआईआर के खिलाफ अर्जेंट सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। 11 नवंबर से शुरुआत चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट अपडेट करने की कोशिश को विपक्ष लाखों लोगों को बाहर करने की साजिश बता रहा था और अब ये मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। एसआईआर का कई जगहों पर विरोध हुआ। विपक्ष शासित राज्यों में इस प्रक्रिया पर तीखा विरोध देखा गया, खासकर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल में। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। डीएमके का कहना था कि चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया असंवैधानिक है, मनमानी भरी है और लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले पर 11 नवंबर को सुनवाई होगी और इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों का कहना है और खासकर डीएमके इस प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया से लाखों असली और पात्र मतदाताओं को मनमाने ढंग से वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए एक तरह से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने का काम कर रहा है, जिसे एनआरसी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के नए नियम में कुछ मतदाताओं को जन्म स्थान और माता पिता की नागरिकता जैसे बहुत मुश्किल दस्तावेज देने के लिए कहा जा रहा है। सामान्य पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड को शुरू में वैध नहीं माना जा रहा था। विपक्ष का कहना है कि नागरिकता तय करना केंद्र सरकार का काम है, ना कि चुनाव आयोग का। और इस पूरी प्रक्रिया की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह प्रक्रिया उन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई है जहां अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले ये व्यापक सत्यापन जानबूझकर वोटर लिस्ट में चुपचाप हेरफेर करने के लिए किया जा रहा है। डीएमके का कहना है कि जब राज्यों में पहले ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण यानी एसएसआर हो चुका है तो इस व्यापक पैमाने पर नए सिरे से एसआईआर की कोई जरूरत नहीं है। डीएमके का मानना है कि यह प्रोसेस लोगों के समानता के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करती है। अब अगली खबर में बात राहुल गांधी और वोट चोरी से जुड़ी खबर की। आज राहुल गांधी भागलपुर में सभा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर हरियाणा का चुनाव चोरी कर लिया। ये बिहार चुनाव भी चोरी करना चाहते हैं। लाखों महागठबंधन के लोगों के नाम काटे गए। हरियाणा का मुख्यमंत्री और सरकार चोरी की गई है। इससे पहले राहुल गांधी ने बांका में भी जनसभा को संबोधित किया था और उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता एक तरफ यूपी में वोट डालते हैं तो दूसरी तरफ हरियाणा में वोट डालते हैं। हरियाणा का चुनाव मोदी और शाह ने चोरी किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अदानी जी, अंबानी को आपकी जमीन मिलती है, एयरपोर्ट मिलता है, यहां का एयरपोर्ट बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बुनकरों को खत्म करना था, किसानों को खत्म करना था, बंद कर दिया। आपका पूरा कनेक्शन तोड़ दिया बाकी दुनिया से। एयरपोर्ट उनके, पोर्ट उनके, सोलर पैनल खरीदना वो उनका, बिजली खरीदनी है वो अदानी की, जो रेट वो देना चाहता है देगा, पूरा ढांचा उसका है। किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को वो पैसा देता है, बीजेपी को पैसा देगा। आप देख लो, आप देख लो बीजेपी के पास कितना पैसा है। मोदी जी का चेहरा 24 घंटे टीवी पे आता है। क्या सोचते हैं ये फ्री में होता है काम? क्या अगर फ्री में होता तो आपका चेहरा, मेरा चेहरा उस पे होता टीवी पे, किसानों का चेहरा होता टीवी पे, मजदूरों का चेहरा होता। ये फ्री में थोड़ी होता है, ये बाय पेमेंट होता है। जो पैसा देगा उसका चेहरा जाएगा टीवी पे। मोदी जी दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है। पैसा कहां से आ रहा है? अदानी जी, अंबानी जी से। उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? आपके जेब से।
सालों से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चुनाव चोरी कर रहे हैं। पहले हमें सबूत नहीं था तो हम बोलते नहीं थे। अब हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में आंकड़ों के साथ हाथ में सबूत है, इसलिए हमने प्रेजेंटेशन किया और इसलिए मैं आज स्टेज से कह रहा हूं, 100% गारंटी देके कह रहा हूं कि हरियाणा की सरकार चोरी की सरकार है। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, हरियाणा की सरकार दोनों चोरी की सरकार। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगे अगली खबरों के साथ। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर लें। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।